आज मैं आपको मोशन ऑफ सेटेलाइट में ये बताने जा रहे हैं कि किस तरह से किसी सेटेलाइट को लॉन्च किया जाता है और लॉन्च करते समय उसकी मिनिमम स्पीड क्या रखी जाती है और किसी ऑर्बिट में उसका किस तरह से रिवोल्यूशन होता है, ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, इसकी जानकारी आज आपको मिलेगी। पिछले वीडियो में आपने मोशन ऑफ सेटेलाइट में ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड, बाइंडिंग एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट आपने रीड किया था। तो यहाँ पर जो भी सेटेलाइट, आर्टिफिशियल सेटेलाइट जो लॉन्च किए जाते हैं वो किसी ऑर्बिट में, वो किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए वर्क में लाया जाता है, लेकिन अलग अलग ऑर्बिट में छोड़े गए उपग्रह का वर्क अलग अलग होता है। जैसे आप नाम लेते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या सिंक्रोनस ऑर्बिट या उसी को पार्किंग ऑर्बिट भी नाम देते हैं। तो भू स्थिर कक्षक भी कहा जाता है हिंदी में। तो भू स्थिर कक्षक के लिए कहा जाता है कि यदि कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ इस प्रकार परिक्रमण करता है कि उसका टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड के रिवोल्यूशन के इक्वल हो, अर्थात लगभग 24 घंटे के पास होता है, तो वो आपको किसी स्थान से स्थिर प्रतीत होता है। तो ऐसे उपग्रह स्थिर प्रतीत होते हैं जिनका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। तो हम इसी पर आपको इसका फिगर ड्रा करके दिखा रहे हैं और कंडीशन वगैरह क्या होता है लॉन्चिंग का ये बताया जा रहा है। मान लीजिए कि हम ये कोई अर्थ की पोजीशन दिखा रहे हैं और किसी हाइट से उसको इंजेक्ट किया जा रहा है किसी ऑर्बिट के लिए। पहले हम रॉकेट के माध्यम से सेटेलाइट को किसी हाइट तक सीधे ले जाते हैं और रॉकेट का अलग अलग फ्यूल जो है, अलग अलग चैम्बर का जो हिस्सा होता है, वो जैसे जैसे चलता है वो सेपरेट कर दिया जाता है और वह रॉकेट का लास्ट वाला हिस्सा जो सेटेलाइट के साथ रहता है वो फाइनली जो है किसी ऑर्बिट में उसको पुश करके वो भी वापस आ जाता है। प्रायः रॉकेट में जो फ्यूल होते हैं वो 3 पार्ट में अलग अलग 3 चरण में रखे जाते हैं और फाइनल जो है जो चरण में जो रॉकेट का हिस्सा होता है वो किसी सेटेलाइट को उसके ऑर्बिट में लॉन्च करके वो भी वापस आ जाता है। तो हम मान ले रहे हैं कि ये कोई हाइट है। देखिए जैसे कोई ये हाइट है, इस हाइट में सेटेलाइट को लॉन्च करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ से उपग्रह को अगर लॉन्च किया जाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उसकी परिक्रमण की, वो आप देखेंगे। मान लीजिए कि इसका कोई स्पीड है, इसकी वेलोसिटी आप सेटेलाइट भी मान ले रहे हैं, ये अर्थ का सेंटर ऑफ मास है, हाइट इसकी h है अर्थ सरफेस से, रेडियस r ही है और भी अभी आपको हमने बताया वेलोसिटी ऑफ सेटेलाइट। वेलोसिटी ऑफ सेटेलाइट ये आपको दिया गया है। अब इस वेलोसिटी से ये रिवॉल्व करता है तो इसकी कंडीशन की भी कितना हो सकता है या क्या दिया जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए, एक वेलोसिटी ऑफ सेटेलाइट लेस देन बाय ऑर्बिटल स्पीड, वी नॉट जो हम कर रहे हैं कक्षीय वेग या ऑर्बिटल स्पीड है, तो वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी एम, ये मास ऑफ अर्थ के लिए है, और आर जो टोटल पोजीशन है सेंटर ऑफ अर्थ और सेटेलाइट के बीच, जिसमें आर ई प्लस एच आप कह सकते हैं, आर इक्वल टू आर ई प्लस एच। तो आपने फर्स्ट कंडीशन लिया वेलोसिटी ऑफ सेटेलाइट लेस देन बाय ऑर्बिटल स्पीड, व्हाट हैपेंस, तो कहा गया कि ये एक किसी इलेक्ट्रिकल पाथ को लेगा और इसकी जो ऑर्बिट है अर्थ को कट कर जाएगी, कहीं पर कट करते हुए वो वापस होगी। तो इसका मीनिंग या सेंस हुआ
कि अगर ये किसी इलिप्टिकल पाथ पर जा रहा है तो उसका पाथ इस तरह से होना चाहिए कि वो अर्थ के किसी पोजीशन पर, जैसे यहाँ कट कर रहा हो, यहाँ कट कर रहा हो, कहीं कट कर सकता है, अर्थात वो पृथ्वी तल पर टकरा जाएगा। किसी किसी बुक में या ज़्यादातर बुकों में ये भी लिखता है कि जब सेटेलाइट की स्पीड ऑर्बिटल स्पीड से कम होगी तो वो अर्थ सरफेस से टकराएगा और उसका पाथ पैराबोलिक होगा। तो ये ऑब्जर्वेशन ये भी मान लिया जाएगा, कहने के सेंस कि ये जो पाथ हम जो ट्रेजेक्टरी पाथ देखते हैं थोड़ी सी पोजीशन के लिए, तो इसको मान लिया जाता है लाइक एज पैराबोलिक। तो ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन अगर कहीं इस तरह का भी ऑप्शन आता है तो इस पर कोई क्वेश्चन विवाद हो सकता है। जैसे इलिप्टिकल पाथ भी कह सकते हैं, बस उसमें ऐड करना होगा कि इट्स पाथ फॉलोड एज स्ट्राइक विथ अर्थ सरफेस। तो इलिप्स का पाथ ऐसे फॉलो करता है जैसे कि वो अर्थ सरफेस से स्ट्राइक कर जाएगा, टकराएगा। तो दो आंसर हैं, पैराबोलिक है तो भी सही है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं पैराबोलिक पाथ स्ट्राइक विथ अर्थ सरफेस। तो यहाँ पर जो है पैराबोलिक पाथ स्ट्राइक विथ अर्थ सरफेस, अर्थात तल से टकराएगा, पृथ्वी तल से, और पैराबोलाकार होगा। दूसरा हम कह रहे हैं इलिप्टिकल पाथ इट्स ऑर्बिट पासिंग थ्रू अर्थ सरफेस। तो इलिप्टिकल है और यह पृथ्वी को काटते हुए इलिप्स बनाएगा, अर्थात वो पृथ्वी तल से टकराएगा। इलिप्टिकल पाथ पासिंग थ्रू अर्थ सरफेस, या कट भी कह सकते हैं, इट्स ऑर्बिट कट इनटू अर्थ सरफेस। तो फाइनली स्ट्राइक विथ अर्थ सरफेस, आप ये कह सकते हैं इसमें फाइनली स्ट्राइक विथ अर्थ सरफेस। तो इस तरह से ये अर्थ सरफेस से स्ट्राइक करता है, अर्थ सरफेस। तो ये डिसीजन आप ले सकते हैं। तो फर्स्ट में आपको मिला, यहाँ पर ये कहा गया था कि अच्छी चाल से उपग्रह की चाल कम है, तो दो आंसर पैराबोलिक है, ठीक है, कोई बात नहीं। इलिप्टिकल है, पाथ ऑफ इलिप्स क्रॉसिंग टू अर्थ सरफेस या स्ट्राइकिंग विथ अर्थ सरफेस। तो सेकेंड कंडीशन देखिए, फर्स्ट आपको हमने बता दिया। सेकेंड ये कहा गया है कि इक्वल हो, जैसे आप ये कहेंगे कि स्पीड ऑफ सेटेलाइट, इसको ऐसे हैं तो ले सकते हैं, सेटेलाइट इक्वल टू ऑर्बिटल स्पीड। तो सेटेलाइट की स्पीड अगर ऑर्बिटल स्पीड के इक्वल आप ले लेते हैं तो ऐसे में वो सर्कुलर पाथ होगा, पाथ इज सर्कुलर, जो पाथ होगा पाथ इज सर्कुलर, पाथ सर्कुलर होगा, और स्ट्राइक विथ अर्थ सरफेस नहीं होगा, क्योंकि सर्कुलर है, वो अर्थ को क्रॉस कर जाएगा। तो पाथ सर्कुलर होगा एंड मूव्स अराउंड द अर्थ सरफेस, आप इसमें कह सकते हैं मूव्स अराउंड द अर्थ सरफेस, द अर्थ सरफेस, वो अर्थ सरफेस के अराउंड मूव करेगा। ये सिस्टम आपको दिया गया। इसी तरह से हम थर्ड पोजीशन ले रहे हैं। आपने मान लिया कि अगर ये सर्कुलर पाथ पर है तो ये स्ट्राइक नहीं करेगा और सर्किल पर मूव करेगा। इस तरह से इस पर जितने कंडीशन होगी सर्किल वाले अप्लाई होंगे। जैसे उसका टाइम पीरियड भी आप लिखेंगे तो ये नोट कर देंगे कि 2πr/v0 होगा, या सेंट्रीपिटल फोर्स भी आप पढ़ेंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स से प्रोवाइड होगा, या जो भी कंडीशन है सर्किल वाले सब इस पर अप्लाई हो जाएगा। आपको जो भी रीड कराया गया हो सर्किल के कंडीशन को फॉलो करा सकते हैं। तीसरा हो सकता है कि ऑर्बिटल स्पीड लेस देन बाई स्पीड ऑफ सेटेलाइट, बट स्पीड ऑफ सेटेलाइट लेस देन बाई एस्केप वेलोसिटी।
तो उपग्रह की जो चाल है वो कक्षीय चाल से अधिक हो, लेकिन पलायन वेग या पलायन चाल से वो कम हो, तो आप इसको इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं जैसा ये बताया गया है। तो ऐसे कंडीशन में भी कहा गया है कि वो एलिप्टिकल पाथ पर होगा, followed elliptical path, but its orbit does not crossing at any surface of the earth। तो उसमें एलिप्टिकल पाथ होगा और उसकी ऑर्बिट जो है सरफेस को कहीं भी कट नहीं करेगी। तो इसको हम अगर फिर से ड्रा करने का प्रयास करें तो ये कह सकते हैं, फिगर देख सकते हैं यहाँ पर, जो ऑर्बिट है वो इस तरह से होगा। वो एलिप्टिकल है तो आप इसको एलिप्टिकल दिखाएंगे या अलग से ड्रा कर दे रहे हैं कोई ऐसा एलिप्ट। मान लीजिए कि एलिप्टिकल पाथ हो गया और अर्थ का कोई ये पोजीशन हो गया, अर्थ को यहाँ पर मान ले रहे हैं, ये दिखाया गया अर्थ की यहाँ पे कोई पोजीशन हो गई, ये है, ये सेटेलाइट हो गया, ये रिवॉल्व करते हुए दिखाया जा रहा है। हालांकि ये बोर्ड की अपनी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे कि हम जो मोशन ऑफ सेटेलाइट है उसका डायरेक्शन कैसे दिखाएं। बोर्ड की एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जिसके डायरेक्शन को हम इस तरह से करना चाहें कि ये अर्थ है और अर्थ के ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ से रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, तो इस सेटेलाइट को अगर दिखाएं तो ऐसे कट करना चाहिए, ऐसे, ये देखिए, और ऐसे दिखा रहे हैं तो हम इसमें पोलर सेटेलाइट की बात कर रहे हैं। अर्थात अभी हम सेटेलाइट पर ही डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि कौन सा सेटेलाइट आप ले रहे हैं और किसकी व्याख्या है। तो ये अगर आप पोलर के सापेक्ष देखेंगे तो पोलर सेटेलाइट होगा, लेकिन आप इक्वेटर के सापेक्ष देखेंगे यहाँ पर तो सिंक्रोनस सेटेलाइट, या आप कह सकते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए छोड़ा गया सेटेलाइट, जिसको पार्किंग ऑर्बिट भी आप कहते हैं। तो यहाँ हम सिर्फ कोई एक पोजीशन लेकर दिखा रहे हैं, अभी इस पर डिस्कशन नहीं है कि टाइप्स ऑफ सेटेलाइट में हम किसको ले रहे हैं। आप मानना चाहें तो इसको ले सकते हैं, पोलर के सापेक्ष दिखा रहे हैं तो पोलर सेटेलाइट होगा। फिर वहाँ बताएंगे कि पोलर सेटेलाइट की हाइट अर्थ सरफेस से लगभग 500 to 800 के रेंज में रखी जाती है, उसका यूसेज क्या है अलग होता है। और जो आप ये लेते हैं सिंक्रोनस सेटेलाइट, या उसमें सिंक्रोनस ऑर्बिट के लिए जो सेटेलाइट छोड़े जाते हैं वो याद करने के लिए कहा जाता है 36,000 किलोमीटर, लेकिन फ्रॉम अर्थ सरफेस वो करेक्ट वैल्यू जो है आप 357 करके आता है, वो लिखा जाता है। याद करने में होता है कि ठीक है 35758 या जो भी उसके आगे नंबर है वो टिपिकल हो जाता है, बार बार रटना पड़ता है, तो आसान होता है कि 36,000 किलोमीटर बता दिया जाता है। फिर भी पेपर में करेक्ट मान भी आपको याद करना चाहिए। तो हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं अभी कि यहाँ पर हमने रखा तो क्या कहा गया कि पाथ जो हो सकता है उसमें इलिप्टिकल होगा, अभी हमने चर्चा किया इलिप्टिकल पाथ जैसा दिखाया गया है वहाँ पर। और इसमें अगर सेटेलाइट यहाँ पर है रिवॉल्व करते समय तो इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाती है, अर्थात वो अर्थ सरफेस से टकराता नहीं है। पास में आने पर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा ग्रेविटी का, लेकिन स्पीड मैक्सिमम हो जाती है और टकराता नहीं है। यहाँ पर कह सकते हैं कि उसकी स्पीड सबसे मिनिमम होगी, वेलोसिटी यहाँ पर मिनिमम होगी और यहाँ पर मैक्सिमम होगी, अर्थात इलिप्टिकल पाथ पर चलते समय उसकी स्पीड वेरिएबल होती है, जैसा कि केपलर्स लॉ में भी आपने पढ़ा था। इस वजह से वो अर्थ से टकराता नहीं है। तो इलिप्स का नाम हमने 2 बार लिया, पहली बार भी आपको हमने बताया यहाँ पर कि वो इलिप्टिकल हो सकता है, उसकी ऑर्बिट कट कर जाएगी। दूसरा हमने कहा उसी को पैराबोलिक भी हमने नाम लिया। सेकेंड में हमने कहा सर्कुलर होगा। थर्ड में आपको बताया जा रहा है इलिप्टिकल होगा और स्पीड इस तरह वेरिएबल होगी
कि वो मेंटेन करेगा, अर्थात जब वो अर्थ के क्लोजेस्ट पोजीशन पर होगा तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और हाईएस्ट पोजीशन पर मिनिमम हो जाएगी, और ऐसे टोटल मैकेनिकल एनर्जी उसकी कंजर्व होगी। लास्ट में आप इसको देख सकते हैं स्टार्ट के बाद 4th पॉइंट, जैसे आपसे कहा जाए कि अब इसको इसके इक्वल ले लिया जा रहा है, स्पीड ऑफ सेटेलाइट इक्वल टू इसके वेलोसिटी। इसके वेलोसिटी आपने रेट किया है 2g/RE, यहाँ पर लिया जा रहा है फ्रॉम अर्थ सरफेस। बाकी आप किसी और पोजीशन पर लेंगे तो इसके वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड अलग अलग प्राप्त होगी। अर्थ सरफेस से हम लोग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के नियर अबाउट प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे में कहा गया कि वो एस्केप कर जाएगा, और फिर से यहाँ पर डिस्कशन हुआ है उसका पाथ जो है पैराबोलिक होगा। तो आपको कहा जा रहा है एस्केप्ड फ्रॉम ग्रेविटेशन अट्रैक्शन। ग्रेविटेशन अट्रैक्शन, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल से ये बाहर चला जाएगा और वापस नहीं आएगा। जो पाथ फॉलोड बाय द सेटेलाइट एज पैराबोलिक, तो आपको बताया गया पैराबोलिक। तो नाम यहाँ पर 2 बार आया, एलिप्स हो या पैराबोलिक है, 2 बार नाम आया है। इसमें एस्केप करने पर एक कोलिजन के लिए नाम आया है। फिर आप ले सकते हैं इसमें जो डिस्कशन हुआ है, इसमें फिर आप ये कह सकते हैं जो वेलोसिटी ऑफ सेटेलाइट लार्जर देन बाय इसके वेलोसिटी ऑफ सेटेलाइट लार्जर देन बाय इसके वेलोसिटी। ऐसे देखिए लार्जर देन बाय इसके वेलोसिटी, तो आप कह सकते हैं इसमें कि वो फिर से एस्केप कर जाएगा। पहले भी एस्केप कर रहा था तो लार्जर है तो और भी एस्केप कर जाएगा तेजी से, रेट उसका ज़्यादा होगा। और जो पाथ होगा फॉलोड एज हाइपरबोलिक। तो इस तरह से हाइपरबोलिक पाथ को वो फॉलो करता है। तो यहाँ पर डिस्कशन ये पूरा हमने किया कि किसी सेटेलाइट को हम कैसे लॉन्च करते हैं। तो आपको पहले बताया गया कि अर्थ सरफेस से जो डेंसर एटमॉस्फेयर है, जिसको आप 7-8 किलोमीटर 4 किलोमीटर कह सकते हैं, इनको पहले स्लो स्पीड से रॉकेट को सीधे ले चल के उसको लॉन्च कराया जाता है। लेकिन जैसे ही वो डेंसर मीडियम को आगे क्रॉस करता है, रिमोट सेंसर द्वारा उसकी स्पीड बढ़ा दी जाती है, या कह सकते हैं कि रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल का रेट बढ़ा दिया जाता है। तो जब फ्यूल के जलने की दर बढ़ती है तो रॉकेट को अब थ्रस्ट ज़्यादा मिलेगा, अपने आप एक्सीलरेट हो जाएगा, उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर हम एक्सीलरेट की बात कर रहे थे, तो हाइपरबोलिक पाथ से वो एक्सीलरेट करते हुए आगे चला जाता है। तो आपने इसमें देखा कि बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि थ्योरेटिकल हैं और आपको याद करना होगा। इसमें कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट है नहीं जो कि किसी टीचर का हेल्प हो या आप नहीं पढ़ सकते हैं, आपको नहीं आएगा। हमने जो बताया आप बुक में देखेंगे, हर जगह लिखा हुआ है। तो हर टॉपिक ऐसा नहीं होता है कि केवल पढ़ाने के लिए ही होता है, या आप कोई भी बुक ओपन करेंगे सब में ये हिस्ट्री लिखा हुआ है। हमें याद है, आप भी याद करिए, आप भी प्रयास करिए, आपको भी तैयार हो जाएगा। हाँ, इसमें कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो जिसका हम थ्योरेटिकल डिस्कशन कर रहे हैं कि जो सेटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, अभी हमने बताया कि वो पोलर सेटेलाइट भी होते हैं और इक्वेटर सेटेलाइट भी होते हैं। अर्थात वे सेटेलाइट जो पोलर एक्सिस और पोलर प्लेन से होकर गुजरते हैं उनको हम ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं या पोलर सेटेलाइट कहते हैं। ये पृथ्वी तल से 500 से 800 किलोमीटर के मध्य ऊंचाई में रखे जाते हैं। पोलर सेटेलाइट का मुख्यतः उपयोग जो है हम लोग जासूसी के लिए
और उसमें कह सकते हैं मौसम विभाग की जानकारी के लिए, क्योंकि इनका रेवोल्यूशन टाइम इस तरह से होता है कि ये पृथ्वी का एक दिन में 12, 13, 14, 15 चक्कर लगा सकते हैं। रेंज अलग अलग हम बता रहे हैं क्योंकि आपको हम 500 से 800 किलोमीटर के रेंज में कहा, उस हिसाब से इनका रेवोल्यूशन टाइम थोड़ा चेंज हो सकता है और चेंज रहता भी है। तो आपको एक औसत बताया जा रहा है कि पोलर सेटेलाइट एक दिन में पृथ्वी का 12 चक्कर, 13 चक्कर, 14 चक्कर, 15 चक्कर लगा सकता है। अर्थात हम 24 को ऐसे डिवाइड करते हैं तो ये कह सकते हैं कि वो एक दिन में मान लीजिए कि 1.4 आवर में ही चक्कर लगा लिया, या 1.5 घंटे में ही वो एक चक्कर पूरा कर दिया। तो 1.5 घंटे में पूरा कर दिया तो आप रेवोल्यूशन निकाल सकते हैं 24 घंटे में वो कितनी बार चक्कर लगा सकता है। तो ऐसे आप उसको सॉल्व करके देख भी सकते हैं कि वो कितने चक्कर लगा सकता है। लेकिन हमने सिर्फ ऐसे पॉइंट बोला, 1.5 घंटे में चक्कर नहीं लगा लेगा, टाइम पीरियड ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इस तरह के उपग्रह का क्या उपयोग होता है ये हमने आपको बता दिया। दूसरा हमने बताया कि कुछ ऐसे उपग्रह होते हैं जो किसी स्थान से, जैसे दिल्ली ले लीजिए या राजस्थान ले लीजिए या इलाहाबाद ले लीजिए, वहाँ से अगर वो दिखाई दे रहा है तो वो सदैव एक ही पोजीशन में बना रहता है, उसको भू स्थिर कक्षक कहा जाता है। हालांकि भू स्थिर कक्षक की जो ऑर्बिट पोजीशन है वो हर जगह से दिखाई नहीं देगी, उसका एक स्पेसिफिक एंगल है जहाँ से वो ऑर्बिट होकर जा रहा है, वहीं से आप उसको देख सकते हैं। अर्थात अगर हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन से उसको देख रहे हैं तो वहाँ से वो स्थिर दिखाई देगा। इसकी ऊंचाई हमने बताया कि आपको जो है लगभग कहा गया है 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। और इनको ग्रेविटी से लेना हो तो आप उनको ऐड कर सकते हैं, उसमें लगभग 6400 किलोमीटर और ऐड कर दीजिए, ऐड करके न्यू वैल्यू आप प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि इनकी जो हाइट वगैरह है ज्ञात करने के लिए वो ऑर्बिटल स्पीड से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि वो स्थिर कक्षक में जो ऑर्बिटल स्पीड होती है वो लगभग 3.2 3.4 के आसपास किलोमीटर पर सेकेंड आ जाती है। अर्थ सरफेस के नियर तो आपने रीड किया है, आपको बताया गया है कि 7.9 या उसको याद करने के लिए 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है अर्थ सरफेस के नियरेस्ट। हालांकि वो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए है, कोई भी सेटेलाइट बिल्कुल अर्थ सरफेस के पास रिवॉल्व करेगा ही नहीं, क्योंकि उसका यूज नहीं और ऐसा संभव भी नहीं है, क्योंकि कोई न कोई देश के बिल्कुल उससे होकर जाएगा, कहीं पहाड़ से टकरा जाएगा या कहीं उसको मांगे रह जाएगा। तो वो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए है। और जैसे हम इसकी हाइट ऊपर ले चलेंगे हमें स्पीड वो कम प्राप्त होगी, अर्थ से जितने दूर रखेंगे स्पीड कम प्राप्त होगी। तो वो स्थिर कक्षक में जो उपग्रह होगा उसकी स्पीड पोलर सेटेलाइट के स्पीड से कम होगी, क्योंकि उसकी हाइट आपने अभी सुना ज़्यादा है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट भी चर्चा करने जा रहे हैं कि जो पार्किंग ऑर्बिट में सेटेलाइट होते हैं उनका रिवॉल्विंग कैसा होता है, उनका टाइम पीरियड कैसे हम कन्फर्म करते हैं कि ये स्थिर है, और हाइट वगैरह तो अभी हमने बताया है। तो देखिए सबसे पहले ये मान लीजिए कि अर्थ की कोई प्लेन या बेस है या पोजीशन है, तो इसमें जो है इधर हम इसको वेस्ट इधर ईस्ट ले रहे हैं, तो जो सेटेलाइट वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है वो कहा जाता है कि मोशन अलोंग रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो जो अर्थ का रोटेशन है वही हम सेटेलाइट का ले रहे हैं। तो हमने ये मान लिया कि ये अर्थ का रोटेशन है, यहाँ से ऐसे ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ है, और यहीं से हम ले रहे हैं, ये रेवोल्यूशन चर्चा हो रही है सेटेलाइट के लिए, इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट्स। अब किसी समय जो अर्थ का भी रोटेशन है एंटी क्लॉकवाइज, इसका भी एंटी क्लॉकवाइज है,
तो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों को ऐसे दिखा दे रहे हैं। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, यहाँ देखिए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। तो जब आप टाइम पीरियड निकालते हैं तो इसकी रिलेटिव पोजीशन 2π/ω, तो आप कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ माइनस एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। अभी आपने सुना कि अगर दोनों का एंगुलर वेलोसिटी इक्वल है तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे देखिए, इफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ये 0 हो जाएगा। या आप कह सकते हैं 2π/0 टाइम पीरियड टेंड्स टू इन्फिनिटी। वैसे इसको व्यवहारिक रूप से समझ लीजिए। जैसे आपसे कहा जाए कि दो बसें एक ही दिशा में गतिमान हैं और दोनों की चाल बराबर है, दोनों ही परस्पर पैरेलल चल रहे हैं, तो आपको बताना है कब वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो आप कह सकते हैं इनफाइनाइट टाइम, क्योंकि दोनों की स्पीड बराबर हो गया, दोनों ही पैरेलल चल रहे हैं, तो कोई आगे ना कोई पीछे, हमेशा वो बराबर दिखेंगे। अर्थात ऐसे बसों में अगर कोई दो यात्री अलग अलग बसों में फ्रंट में सवार है तो उनको देखने से लगेगा कि वो स्थित है, या वो लगातार एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि उनको लगेगा कि हम कोई आगे नहीं जा रहा, कोई पीछे नहीं जा रहा। ठीक वही डिस्कशन हमने आपको यहाँ समझाया कि जब सेटेलाइट अर्थ के रोटेशन के ही डायरेक्शन में होती है तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों समांतर हैं, पैरेलल चल रही हैं। और यहाँ पर देखें, उनका रिलेटिव 0 हो गया और टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो गया। यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको अभी हमने मैथमेटिकल कंसेप्ट दिया कि किस तरह से कोई उपग्रह किसी स्थान से स्थित प्रतीत होता है। तो आप कॉन्सेप्ट देना होगा कि जहाँ पर जो है उसका रिवोल्यूशन टाइम अर्थ के सापेक्ष इनफाइनाइट प्राप्त हो। ये कैलकुलेशन बेसिस है, रिवोल्यूशन टाइम अर्थ के सापेक्ष इनफाइनाइट प्राप्त हो तो वो सदैव वो स्थित प्रतीत होगा। और ऐसे कक्षक को आप जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या पार्किंग ऑर्बिट या सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं। हम एक और सेटेलाइट की चर्चा करने जा रहे हैं जो इसी पोजीशन में होगा। आपको फिर से हम पश्चिम से पूर्व दिशा में ही वो मोशन लेंगे, लेकिन इसको कह सकते हैं कि सेमी हाइट, जिसको मोलनिया ऑर्बिट भी नाम दिया गया है। जिन्होंने इस ऑर्बिट पर डिस्कशन किया उसके हिसाब से, तो जो थर्ड हम सेटेलाइट का नाम ले रहे हैं मोलनिया सेटेलाइट, ये है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि सेमी हाइट, जो अभी आपने सुना पार्किंग ऑर्बिट से और अर्थ के बीच सेमी हाइट, तो उसकी हाइट लगभग हाफ कर दीजिए। तो इसको तुल्यकाली उपग्रह, हिंदी में आप कह सकते हैं तुल्यकारी उपग्रह। तो इसका रिवोल्यूशन जो है निश्चित रूप से एक दिन में एक चक्कर से ज़्यादा हो गया, क्योंकि वो पास में आ रहा है। तो उससे ऊपर जो है पृथ्वी के 7-7 चक्कर बराबर कर रहा था। तो जितने नीचे आएंगे उतना ही उसका रिवोल्यूशन बढ़ता जाएगा। जैसे आप सन के राउंड ले सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वीनस या मरकरी का जो रिवोल्यूशन है, जो आप अर्थ लीजिए उससे ज़्यादा है, क्योंकि वो सन के पास है तो उनका ज़्यादा होगा। या जो भी उपग्रह, मान लीजिए कि आप ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम वो नहीं याद है, तो कह सकते हैं कि अर्थ से पहले जितने भी उपग्रह, जितने भी ग्रह हैं, वो सन के अराउंड अर्थ से अधिक कम समय में और अधिक अराउंड मूव कर लेते हैं। लेकिन जो अर्थ से दूर प्लेनेट हैं उनका रिवोल्यूशन अर्थ से कम होगा। तो अब चाहे आप उसमें वरुण ले लीजिए, चाहे स्टेनस ले लीजिए, शनि ले लीजिए, चाहे वरुण की चर्चा हो, चाहे अब तो प्लूटो आप मानते हैं कि वो नहीं दिखाई देता है, चाहे उसकी चर्चा कर लीजिए। तो इनका जो है रिवोल्यूशन टाइम बहुत ज़्यादा होगा अर्थ के सापेक्ष। तो हम इसकी भी चर्चा कर रहे थे। तो इसका भी उपयोग किया जाता है वही एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जानने के बारे में, मौसम को जानने के बारे में, या कोई जो है जासूसी वगैरह है, बाढ़ वगैरह है, कोई स्पेसिफिक एरिया है, जंगल है, उसमें क्या हो रहा है, किस तरह की घटनाएं हो रही हैं,
तो ये सब सूचना आपको प्राप्त हो जाती है। तो जो पर्टिकुलर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें चैनल वगैरह टीवी है या रेडार वगैरह सब है, ये आप जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट या पार्किंग ऑर्बिट से प्राप्त करते हैं। और बाकी जो यूज़ किए जाते हैं वो आप कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक के संबंधित तो उनके अध्ययन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो मेरा डिस्कशन था अभी तक जो इसमें था कि किसी उपग्रह को हम किस तरह से लॉन्च करते हैं, उनका पर्पस क्या होता है और किस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करते हैं। तो अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि जो ऑर्बिट कल पाथ बताया जा रहा था उसमें हम एलिप्स का भी नाम ले रहे थे, पैराबोला भी नाम ले रहे थे और सर्किल भी नाम ले रहे थे, हाइपरबोला भी नाम ले रहे थे, जिनमें आपने देखा 2 पाथ अलाउ है जिसमें सेटेलाइट रिवॉल्व कर सकता है। पहला जो बेस्ट है वो सर्किल बताया गया, दूसरा जो अभी आपको हमने बताया कि एलिप्स पर भी वो संभव होता है जिसमें स्पीड वेरिएबल हो, अर्थात अर्थ के पास आते समय स्पीड मैक्सिमम हो जाए और अर्थ से दूर जाते समय स्पीड मिनिमम हो जाए, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो लनिया ऑर्बिट पर भी डिसीजन हुआ और उनके टाइम पीरियड, जैसे हम इस पर अभी कोई चर्चा नहीं की कि अगर वो अपोजिट चलता तो व्हाट हैपेंस। जैसे देखिए 2 पाई एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेटेलाइट प्लस अर्थ, ऐसे तो कोई अपोजिट पोजीशन आप लेते हैं तो उसमें जो टाइम पीरियड का एडिशन होता है जैसे ये दिखाया जा रहा है, तो आप कह सकते हैं ये टी कम होता है, अर्थात वो स्थिर प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जो अर्थ के लिए लिखते हैं T = 2π/ω और जबकि इसको हमने ज़्यादा लिखा है तो जो अर्थ का रेवोल्यूशन है उससे कम हो गया। कम रेवोल्यूशन पर है तो वो स्थिर प्रतीत नहीं होगा। हम इसमें कुछ ऐसे भी थ्योरेटिकल पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं जिसको हो सकता है आप जानते हो या नहीं भी जानते हो, ऐसा भी हो सकता है। जब किसी सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया जाता है तो किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते समय, ये अभी चर्चा का ही विषय था कि वो पर्टिकुलर ऑर्बिट या उसी हाइट पर बना रहता है या उस ऑर्बिट को स्वतः छोड़कर किसी और पोजीशन पर भी जाता है, या कोई ऐसा प्रश्न है क्या ऑर्बिट जो है लगातार ग्रेविटी से वो सैटेलाइट जो है लगातार ग्रेविटी से अपने ऑर्बिट में गिरता है या उसी ऑर्बिट में बना रहता है। तो ये काफ़ी रोचक पॉइंट है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी सैटेलाइट लॉन्च किया गया है वो लगातार अपने ऑर्बिट में गिरता है, फास्ट डाउन ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी। ऑर्बिट तो लगातार टेंजेंशियल चलता है, स्पर्शरेखीय दिशा में चलता है, और जैसे ही आगे क्रॉस करता है वो अर्थ अपने ग्रेविटी में खींच लेती है, तो लगातार पृथ्वी की ओर गिरता है। तो अब आप कहेंगे कि जो लगातार पृथ्वी की ओर गिरता है तो वो अर्थ सरफेस से टकरा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। अर्थ एक जो है कर्व के रूप में है, लाइक एज स्फेरिकल, तो कर्व के रूप में है। तो जब फॉल्स होता है तो अर्थ का एक पोजीशन लेवल नहीं है ना, कर्व है, अर्थ भी खुद ही फॉल्स में है, खुद ही नीचे आप जैसे जा रहे हैं वो अपने आप कर्व में चला जा रहा है। जब फिर वो फॉल्स हो रहा है तो फिर वो कर्व में चला जा रहा है। तो इसको हम बोर्ड पर समझा रहे हैं कि अर्थ के कर्व साइज के कारण फॉल्स करते समय वो टकराता नहीं है। ये देखिए, मान लीजिए कि आपने यहाँ से किसी आर्टिफिशियल सेटेलाइट को आपने लॉन्च कर दिया किसी हाइट पर है, जैसे हम यहीं से समझा रहे हैं, तो वो इस साइट पर है, यहाँ पर है, ये कोई ऑर्बिट पाथ है, यहाँ से ये उसकी वेलोसिटी है ऑर्बिटल, तो वो टेंजेंशियल चलता है, जैसे देखिए ऐसे वो चलता है टेंजेंशियल। तो उसकी ऑर्बिट को हम और आगे ले रहे हैं। मान लीजिए कि ये कोई ऑर्बिट की पोजीशन है, तो वो ऐसे चलता है, तो किसी समय वो यहाँ पर है, ए पर है, कभी वो बी पर है। तो देखिए यहाँ मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, लेकिन अर्थ उसको
खींच लेती है वो यहाँ पर होगा। तो ऐसे जाते समय देखिए फॉल्स हुआ, गिरा किधर, सेंटर की ओर आ रहा है, ये पृथ्वी खींच रही है उसको, यहाँ से आता है वो ए से बी, तो बी पर जाने के बजाय उस सी पर आ गया। तो यहाँ तक मूव करते समय ये फॉल्स हुआ है, इसको आप कहेंगे कि बी से सी तक गिरा है, या और आगे बढ़ा दीजिए इसको, यहाँ तक कोई कर्व सरफेस ले लीजिए अर्थ के अराउंड ऑर्बिट का, तो यहाँ से फॉल्स करते हुए सेंटर को दिखाया जाएगा। ये ग्रेविटी अट्रैक्शन है, तो ए बेस ये डी पर होना चाहिए, तो आप कह सकते हैं ये डी पर ना होकर यहाँ पर कोई नाम दे दीजिए पी पर होगा। तो ये इतना फॉल्स हुआ है, ये इतना फॉल्स हुआ है। ऐसे ही आप बढ़ाते जाइए तो लगातार वो फॉल्स आपको इधर प्राप्त होता जाएगा। या कोई नया पोजीशन फिर समझाना होगा तो आप ऐसे टेंजेंशियल ले लीजिए, फिर वो इस पोजीशन पर जा रहा है, आप आगे बढ़ा दीजिए तो वो फॉल्स होगा, इधर एक हो जाएगा, यहाँ पर होगा। ऐसे जा रहा होगा फिर उसको खींचेगी, वो इधर फॉल्स हो रहा होगा। अर्थात कोई भी उपग्रह जब वो किसी कक्षक में परिभ्रमण करता है तो लगातार उसी कक्षक में गिरता है वो। जैसे इसमें आता है फिर से उसको ऑर्बिटल स्पीड मिल जाती है, इसलिए उस ऑर्बिट को नहीं छोड़ पाता है। तो मेन पॉइंट क्या होगा कि किसी ऑर्बिट में बने रहने के लिए ऑर्बिटल स्पीड उतना होना चाहिए, कम हुआ तो फिर वो डाउन आउट आ जाएगा, डी ऑर्बिटिंग कहते हैं उसको। किसी भी रॉकेट को वापस लाना होता है, या किसी कह सकते हैं कि स्पेसशिप को, रॉकेट को छोड़िए, स्पेसशिप को आप मान लीजिए कि स्पेस से वापस लाना होता है, तो वह अपने ऑर्बिट से बाहर निकलने के लिए स्पीड को कम करता है। इसको डी ऑर्बिटिंग प्रोसेस कहते हैं। डी ऑर्बिटिंग प्रोसेस सबसे खतरनाक होता है। जितने भी स्पेस में घटनाएं हुई हैं, स्पेसशिप के गिरने से या वैज्ञानिकों की जो शहीद हुए हैं, या कह सकते हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया है पूरे विश्व के लिए, वो डी ऑर्बिटिंग स्पीड के प्रोसेस में ही कोई डिफॉल्ट होने से उनकी डेथ हुई है। या स्पेसशिप यान में अचानक डी ऑर्बिटिंग के समय जब वो डेंसर मीडियम से जाता है, उस समय नेटवर्क से उसका कनेक्शन समाप्त हो जाता है। डी ऑर्बिटिंग में जो बेस होता है उसका कह सकते हैं स्पेसशिप का, वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर आता है, और वो एक तरह से बर्न जलने वाली स्थिति होती है उसके आधार की। और उस समय एक सेफ्टी पोजीशन बना होता है यान में, सारे वैज्ञानिक उसमें उपस्थित हो जाते हैं, और लगभग 5 से 10 मिनट का समय लगता है, और इतना हाई टेम्परेचर पर अर्थ से उसका कनेक्शन समाप्त हो जाता है। और लोग वैज्ञानिक यही इंतज़ार करते हैं जो अर्थ सरफेस पे होते हैं, तो 5-10 मिनट के बाद वह हैन हमें अपने एटमॉस्फेयर में सुरक्षित दिखाई देगा। और जैसे ही दिखाई देता है वो लोग स्वागत करते हैं, ताली बजाते हैं, वो लोग भी एक थंब सिंबल देते हैं कि हम सुरक्षित हैं और वापस आ रहे हैं। तो डी ऑर्बिटिंग पोजीशन खतरनाक होती है, और इसमें स्पीड को कम करके सडनली फॉल्स कराया जाता है, स्पीड से बाहर आया जाता है, और कुछ समय के लिए वो फ्री फॉल्स की तरह से नीचे आता है। एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन ज़्यादा होने से उसके बेस में एक तरह से हाई टेम्परेचर 4000 के आसपास, या कहिए कि जलता हुआ आग का गोले की तरह हो जाता है, नेटवर्क कनेक्शन समाप्त हो जाता है, या उतने समय के लिए जो रिसीविंग होती है वो संभव नहीं हो पाती है। तो हम ये पूरा डिस्कशन कर रहे थे, तो आपको ये थ्योरी में अब तक नोट कर लेना चाहिए कि डी ऑर्बिटिंग में जो है कोई भी उपग्रह अपने ही कक्षा में गिरता है, फ्री फॉल्स करता है, गिरता है, वो नीचे नहीं आ सकता है, क्योंकि ऑर्बिटल स्पीड गेन करते ही फिर वो अपने ऑर्बिट में चला जाता है, फिर वो ऑर्बिट को छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करता है, फिर उस ऑर्बिट में गिरता है। तो कंटिन्यू फॉल्स ऑन डेफिनेट ऑर्बिट, ये आंसर होगा। तो ये काफ़ी टिपिकल है, अगर नहीं आप ध्यान देंगे तो मन में है कि ठीक है सर्कुलर ऑर्बिट पर है, तो आप कहेंगे कि सर्कुलर ऑर्बिट में रहता है, तो नहीं। इसी आधार पर इलेक्ट्रॉन के बारे में भी कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड जो है पर्टिकुलर किसी ऑर्बिट में नहीं हो सकता है, जैसे कि बाहर समझाया जा रहा है। तो वो भी कहा जाता है कि वो टेट्राहेड्रल स्पेसिफिक पोजीशन होता है जिसमें वो पाए जाने की संभावना होती है,
जो भी रिवॉल्व करता है। यहाँ पर भी हमने वही डिस्कशन आपको बताया। तो आंसर आप लिख लिए होंगे कि कोई भी उपग्रह अपने कक्षक में फॉल्स करता है, गिरता है, मुक्त रूप से गिरता है। अपने कक्षक में परिक्रमण करता है, आंसर गलत हो जाएगा। वैसे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय यही बोलते हैं, क्योंकि वहाँ थ्योरी का कोई मतलब नहीं, आपको सीधे सीधे प्रॉब्लम सॉल्व करके बताना है। तो फिजिक्स में कई ऐसे कमियां भी आपको प्राप्त होती है कि हम लोग या बुक हो या कोई पार्ट, उसके मैथमेटिकल पार्ट में जाते समय वेक्टर या जो उसके रियल पोजीशन है उसको नहीं ध्यान दिया जाता है। बोलचाल की लैंग्वेज में वो डिफरेंट भी आ जाता है। जैसे हम कहते हैं कोई उपग्रह जब किसी वृत्तीय कक्षक में परिक्रमा करता है, तो ये सेंटेंस भी लिखवाया जाता है। जब आप पढ़ते हैं तो ये लिखवाया भी जाता है कि कोई कृत्रिम उपग्रह किसी कक्षक में परिक्रमण करता है, वृत्तीय कक्षक में, तो उसमें लगने वाला अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है या वो सपोर्ट करता है। तो स्पष्ट कहा जा रहा है सर्कुलर पाथ, और यहाँ पर कहा जा रहा है वो सर्कुलर पाथ में नहीं है बल्कि वो सर्कुलर पाथ में गिरता है। तो कहीं ना कहीं जब आप सर्कुलर पाथ में गिरता है तो उस टाइम को निगलेक्ट कर दे रहे हैं जिसमें वो फास्ट डाउन हो रहा है, और कंटिन्यू आप बोल रहे हैं कि सर्किल में ही गिरता है, सर्किल के नीचे ला नहीं रहे हैं। तो उसके टोटल टाइम ड्यूरेशन में फास्ट डाउन का कंसेप्ट आप अलग से नहीं ले रहे हैं। मान के चल रहे हैं कि जो फास्ट डाउन हो रहा है पृथ्वी की वक्रता के कारण वो पोजीशन सेम है, उसका भी एक तरह से कर्व ही है। हमें देखने से ऐसा लग रहा है या उनकी पोजीशन ऐसा लग रहा है कि वो लगातार गिर रहा है, ये भी आप कह सकते हैं। अर्थात इसमें एक रियल और एक इमेजिनरी पॉइंट आपको प्राप्त हो रहा है। अर्थात उनमें से एक आभासी घटना आपको प्राप्त हो रही है, वो लगातार ऑर्बिट में गिर रहा है पृथ्वी की वक्रता के कारण, और दूसरा कह सकते हैं कि हम फास्ट डाउन का प्रयोग कर रहे हैं अतः लगातार उसको सर्किल मान लें, ये भी संभव नहीं है। तो कई ऐसी घटनाएं हैं मैथमेटिकल में या थ्योरी में अलग लिखा जाता है, जबकि उसका अगर पर्टिकुलर कोई डिस्कशन हो तो उनमें कोई बात अलग से आपको बताई जाती है। तो हमने इसको कंप्लीट कर दिया। उम्मीद है आपको ग्रेविटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। ग्रेविटेशन में एक पॉइंट और आपको हम बताना चाहेंगे कि पीजीटी के लिए ग्रेविटेशन का पोर्शन जो है थोड़ा सा अधिक है। कॉमन पॉइंट आपको बता दिया गया। हम पीजीटी के लिए इसमें जो ऐड करेंगे वो आपको पढ़ना है अलग से। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एंड लीनियरिटी ड्यू टू सॉलिड एंड हॉलो स्फीयर, सर्कुलर डिस्क, इस तरह के भी आते हैं। तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में जारी करेंगे और वो पीजीटी के स्टूडेंट को दिया जाएगा। जो पीजीटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए वो कंटिन्यू वीडियो हो जाएगी। तो आज आपके लिए इतना ही। आप इन पर प्रॉब्लम सॉल्व करते रहें, और बेसिकली ये ध्यान रखिएगा कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल वाला पार्ट नहीं है टिपिकल, क्योंकि कैलकुलेशन इसके लेंदी है। तो छोटे क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट आपको जो क्वेश्चंस मिलेगा उनको सॉल्व कर दीजिएगा। आप डायरेक्ट वाले क्वेश्चनों में हमने बताया भी है कैसे देख सकते हैं। जैसे जी को आप मेजर करने जा रहे हैं तो कहा गया G/m/r², तो कह दिया जाएगा कि किसी प्लेनेट के लिए है और फिर ले लिया जाएगा अर्थ के लिए। तो अर्थ के लिए जब आपसे कहा जाएगा तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि इसका रेडियस इससे मान लीजिए कि 4 गुना है, 4 टाइम्स ज़्यादा है, या इसका मास जो है अर्थ के मास से 8 टाइम ज़्यादा है। तो बताइए वहाँ पर जी की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको करना क्या है, इसको रिप्लेस कर दीजिएगा। जैसे हमने कहा एम को 8m ही रख दीजिए, और यहाँ पर आर को रिप्लेस करना है 4re का स्क्वायर कर दीजिए। सॉल्व करिए, फिर जी की वैल्यू यहाँ रख कर तुलना कर लीजिए। तो ऐसे छोटे क्वेश्चंस जो आपको दिए गए हैं, जैसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का हमें फॉर्मूला दिया है किसी हाइट के लिए, तो mgh/1 + h/ra। तो आपको केवल mgh याद रहता है, लेकिन यहाँ ध्यान देना होगा कि हर सरफेस से अगर हाइट नेग्लेजिबल नहीं है तो ये फॉर्मूला लिखना होगा, और अगर हाइट नेग्लेजिबल है तो इसको हटाकर आप ले सकते हैं mgh के इक्वल होगा। या आपको मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल, तो आप कहते हैं v² - v²/r। तो इस तरह से आप मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द एनी प्रोजेक्शन आप सॉल्व करते हैं, या इसको अरेंज करके आप जो भी
प्रोसेस है याद करने का, याद कर लेते हैं। 2Gr माइनस वी स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी है, हाइट है, जी है, इंटेंसिटी आपने देखा, इसका फॉर्मूला सेम था जो जी का है, लेकिन दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं और किसी कंडीशन में इनकी वैल्यू अलग अलग भी प्राप्त होती है। कहीं पर अगर ये 0 है तो कहीं पर ये कांस्टेंट भी मिलता है। जैसे जैसे कहा गया कि किसी खोखले गोले के अंदर आई को आप कह देते हैं 0, जबकि यहाँ पर जो है ग्रेविटेशन पोटेंशियल को आप कांस्टेंट कहते हैं और जी का वेरिएशन कहते हैं प्रोपोर्शनल टू आर, और सेंटर पर जाकर आप जी को 0 कहते हैं। कहीं पर ये इनफाइनाइट कहते हैं जबकि कहीं पर इसको कांस्टेंट कहते हैं। ये फॉर्मूला देखिए सेम दिख रहा है, यूनिट सेम है, डायमेंशन सेम है, फिर भी इनकी कंडीशन अलग अलग प्राप्त होती हैं। तो आपको ऐसे लिखकर रिवाइज करना होगा। यही कहा गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू शिफ्ट ऑफ अर्थ, तो आपने दिया था एट पोलर, तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, या किसी एंगल पर था तो कॉस स्क्वायर थीटा, या बुकों में लेमडा लिखा होता आप लेमडा भी याद करिए, थीटा है थीटा याद करिए, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ आप लिखते हैं। तो फॉर्मूले को लिखकर अभ्यास करना है और इनमें आए हुए क्वेश्चनों को ध्यान देना है कि आपको जो पॉइंट है बताए गए हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि यदि हम ग्रेविटेशन फोर्स को 1/r⁵ 5/2 मान लें, या ग्रेविटेशन फोर्स प्रोपोर्शनल टू -5/2, तो कहा गया कि t² प्रोपोर्शनल टू क्या होगा। तो कुछ ट्रिक है, आप डायरेक्ट उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए ग्रेविटेशन फोर्स होता है 1/r², आपने इसको हटाकर ये प्रूव किया 5/2, अर्थात 2 में आपने 1/2 ऐड कर दिया, ये 5/2। तो इस तरह से जहाँ पर Fg प्रोपोर्शनल टू r⁻² था वहाँ पर हो गया -5/2। तो यहाँ भी t² प्रोपोर्शनल टू r³ होता है कैप्लर्स लॉ में, तो आप ये कह सकते हैं t² प्रोपोर्शनल टू r³ में 1/2 और ऐड कर दीजिए, तो 3 + 1/2, तो t² प्रोपोर्शनल टू r⁻, यहाँ पर जो है देखिए कितना आ जाएगा 5/2, लेकिन यहाँ पर जो है 7/2 होगा, 3 2 6 7/2। तो इस तरह से आपने एक शॉर्ट में क्वेश्चंस रखा और सॉल्व हो गया। कैसे देखें, ये दिया हुआ था कंडीशनल इफेक्ट ऐसे, तो आपने रियल इफेक्ट देखा कि कितना होना चाहिए, रियल तो ये है, इतना होना चाहिए, उसने चेंज कर दिया। कितना चेंज किया है जानने के लिए आप इसमें कि 1/2 कैसे आ गया, तो आप खुद ही देख ले सकते हैं कि कितना चेंज हुआ। जैसे -2 -5/2, तो यहाँ पर कह सकते हैं -2 + 5/2, या सॉल्व करेंगे तो 1/2, तो आपको 1/2 और ऐड कर देना है, तो ये आ गया 7/2। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको ध्यान देने हैं, डायरेक्ट पूछे गए हैं, उनको आपको याद भी करना है। या इसी तरह से हम ये कहें कि 2-3 साइड हम आपको प्रॉब्लम बता चुके हैं, स्फीयर हैं, आपस में कांटेक्ट हैं और इनके मध्य ग्रेविटेशन फोर्स, जबकि डेंसिटी के टर्म में इसका व्याख्या किया जाए, मास को डेंसिटी के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, तो Fg प्रोपोर्शनल टू r⁴ आता है, क्योंकि इनके बीच का सेपरेशन आप 2r मान लीजिए, और जो कॉमन फार्मूला मास है इक्वल है, डेंसिटी भी इक्वल है, सेम मटेरियल है, तो आपने पढ़ा है Gm/r²। जब आप इसको सॉल्व करेंगे डेंसिटी के टर्म में, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 4/3πr³, डेंसिटी रो मान लीजिए, का स्क्वायर है 4r²। अब आप जब इसको ब्रेक करेंगे तो बाकी वैल्यू कांस्टेंट है, जैसे जी 4/3π रो का स्क्वायर और r⁴/4r²। यहाँ से ये पावर कैंसिल कर दीजिए, 4 आएगा, बाकी सभी मान कांस्टेंट है, तो Fg प्रोपोर्शनल टू r⁴। तो
तो ऐसे आप जो मेन क्वेश्चंस हैं उनको देखिए और रिवाइज करिए और किस तरह से सॉल्व हो सकता है वो आप ध्यान दीजिए। हम इन्हीं में से आपको टाइम पीरियड पर भी क्वेश्चंस बताए होंगे, हो सकता है अभी न क्लियर हो या न बताया गया हो। जैसे कि t = आप लिखते हैं 2π/r/g, तो किसी भी पेंडुलम के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए जो अर्थ सरफेस के सापेक्ष ऐसे सम करता है, तो इसका आप नियर अबाउट 84.6 मिनट ये टाइम आता है, आप याद करते हैं। लेकिन इसी को जब ब्रेक करके लिखा जाता है तो आपको नए नए फॉर्मूले प्राप्त हो जाते हैं। जैसे Req/Jm, इसी को ब्रेक कर दीजिए तो जी की वैल्यू है Jm/r²। तो आपने रख दिया तो ये फार्मूला प्राप्त हो गया। जब आप इनको भी ब्रेक करेंगे मास को, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 4/3πr³ इंटू रो। जब आप इनको ब्रेक करेंगे तो फाइनल ये जो प्राप्त होता है इसमें Req(g), इसको हटा दीजिए तो 4/3πr³ इंटू रो। Req कैंसिल हो जाएगा और इसको भी इनसाइड ले लीजिए तो 2π का ये 4π² हो जाएगा, अपॉन 3 भी ऊपर आएगा, g इंटू 4π और रो। 4π भी कैंसिल हुआ, एक पाई बचेगा, तो आप कह सकते हैं 3π/ρg। तो ये प्रॉब्लम आपको इस तरह से फिक्स है, इनको तैयार कर लेना चाहिए। अर्थात आपको ऐसे सिस्टम बनाने हैं जिनमें जो प्रॉब्लम फिक्स है उनको आप तैयार कर लें। ये फिक्स है, इसका आंसर बार बार वहीं आना है। और भी छोटे स्तर पर तैयार करिए, जैसे डेंसिटी ऑफ अर्थ डायरेक्ट वैल्यू, मास ऑफ अर्थ डायरेक्ट वैल्यू, उनको जो रिजॉल्व करने पर आता है। एक तो कैलकुलेटेड वैल्यू होता है जो आप बता देते हैं कि ठीक है मास ऑफ अर्थ जो है कितना है, 6 × 10⁻24 kg, नियर अबाउट 5 पॉइंट से जो भी शुरुआत है उसको 6 मान लीजिए। तो इसी तरह से उनको, लेकिन कभी कभी वो सिर्फ डेरिवेटिव वैल्यू पूछता है, वो ये नहीं करता है कि आप उनको ब्रेक कर दीजिए। डेरिवेटिव वैल्यू में जो भी आता है उसको लिख दीजिए। हिस्टोरिकल आपको बताया गया कि कैपिटल जी जो कांस्टेंट है, इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। मेन जो नाम आता है वो कैवेंडिश का नाम आता है। कैवेंडिश ने इसमें एक्सपेरिमेंट किया था और कैपिटल जी के मान को बताया था। लेटेस्ट तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आ चुके हैं, या जो आप लेटेस्ट का मतलब तत्काल का सर्च नहीं, उनके बाद का, जो कैवेंडिश के बाद के भी कई प्रयोग हैं जो कैपिटल जी को मेजर करते हैं और या उनके मान को बताया जाता है। तो स्टार्टिंग में जब भी कोई थ्योरेटिकल आता है तो कैवेंडिश का ही नाम से स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इसकी करेक्ट वैल्यू पहली बार सबसे पहले उसको मेंशन किया ऑसिलेशन के द्वारा, जो आज भी हम लोग उनको मान कर करते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। आप शेष वीडियो के लिए तैयार रखें नेक्स्ट टर्न पर, और क्वेश्चन इसके सॉल्व करते रहें।